अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। गर्मियां हैं तो वार्म वेलकम ही होगा, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं अपने जज्बात की गर्म जोशी से आपको खुशामदीद कहने का। आपको ये बताते चलेंगे आज जो ना मैं आज सोचती हुई आ रही थी कि आज ओपनिंग थॉट क्या होनी चाहिए, किस मौजू पे बात की जाए। सुबह सुबह का वक्त है, कई लोग उदास होंगे, कई लोग खुश होंगे, कुछ एक्साइटेड हैं, कुछ को लग रहा है कि भाई एक और दिन उसी तरह रूटीन में आगे बढ़ने वाला है। आई फील कि आज मैं सोच रही थी कि ज़िंदगी में कुछ लेसन्स हमें पैटर्न्स में मिलते हैं। आप जैसे नंबर 8 को अगर देखें, उसमें एक इन्फिनिटी का साइन आपको नज़र आएगा। इसी तरह ज़िंदगी के कुछ साइकिल्स आप उसमें फंस जाते हैं और वो ऐसा लगता है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। इसी को अंग्रेज़ी में कुछ लोग डेजा वू भी कहते हैं। डेजा वू से मुराद होती है कि आप एक ऐसा एक्सपीरियंस करें, यानी आप लोगों के दरमियान बैठे हों, उनसे गुफ्तगू कर रहे हों या किसी नई जगह पे गए हों और आपको वहाँ पे ये एहसास हो कि मैं तो यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, ये बात पहले भी हो चुकी है, ये चीज़ें मैंने पहले भी देखी हैं। इसको कुछ साइंटिफिकली लोग ये भी कहते हैं कि इट इज़ बेसिकली अ स्लाइट डिले, कि आपके ब्रेन के जो 2 लोब्स हैं वो एक ने पहले उस एक्सपीरियंस को किया, फिर उसके बाद दूसरे ने जितने भी माइक्रो मिली सेकेंड्स की अगर डिले के साथ उसको दोबारा अपने अंदर तासुरात को उभारा और समझा और प्रोसेस किया, तो उसको ऐसा लगता है ब्रेन को कि ये पहले गुजर चुका है या बीत चुका है। स्पिरिचुअली लोग कहते हैं, कुछ लोग जो बिलीव करते हैं कि ये जन्म जन्मांतर की कहानी भी हो सकती है, हो सकता है पिछले जन्म में वहाँ पे आए हों। तो जितने लोग उतनी बातें, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कुछ साइकिल से, कुछ पैटर्न से, हो सकता है वो अच्छे पैटर्न्स हो, लेकिन अमूमन वो लेसन्स होते हैं हमारी लाइफ के, जिनसे हम बार बार गुजरते हैं, अपनी गलतियों को दोहराते हैं जब तक हम में इतनी हिम्मत, इतनी स्ट्रेंथ पैदा ना हो जाए कि उस गलती को हमने दोबारा नहीं दोहराना। आप किसी से बात करें तो अक्सर लोग नहीं कहते कि जी मुझे तो हमेशा ही बुरे लोग मिलते हैं, यानी ऐसे लोग जो आपका फ़ायदा उठा जाएं या फिर आपको हर दफ़ा एक झूठ सुनाते हैं, धोखा आपको देते हैं, फिर कोई मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करके आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए और फिर धोखा दें। आप ये साइकिल उस वक्त तक रिपीट करते रहेंगे जब तक आप खुद अपने आप से मोहब्बत और अपनी इज़्ज़त करना नहीं सीखेंगे, जब आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना नहीं सीखेंगे, जब आप कहते हैं ना कि अगर पहली दफ़ा किसी ने आपको धोखा दिया तो उस इंसान की गलती है, अगर दूसरी दफ़ा उसी इंसान ने आपको धोखा दिया तो फिर आपकी गलती है, क्योंकि आप उसको दोबारा ट्रस्ट करना चाहते हैं। लेकिन फिर हम कहते हैं कि दिल में आपके रहम और दिल में आपकी अच्छाई भी होनी चाहिए, ये बेशक होना चाहिए, लेकिन दूसरे को मौका ना दें कि वो आपका फ़ायदा उठा ले। तो कहने का मकसद ये था कि आज मेरे जहन में ये ख्याल आया कि वो कौन सा ऐसा लेसन है, कौन सी ऐसी सीख है जो ज़िंदगी ने, कायनात ने, अल्लाह ताला ने आपको बार बार आपके सामने सिचुएशंस रखी और आपको बड़े तकलीफ़ों के बाद, बड़े झटके खाने के बाद वो सीखना ही पड़ा। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम रिपीट करते हैं अपनी लाइफ में जब तक हम में स्ट्रेंथ ना पैदा हो जाए? इसके बारे में मुझे ट्वीट करके बताइए। आई पर्सनली फील कि मुझे नो कहना, यानी किसी को मना करना बहुत देर से सीखना पड़ा, यानी मुझे उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी। मुझे लगता था कि पहले हर एक इंसान अगर आपसे कोई बात लेकर आए तो उसका एक मान होता है, उस मान को आप ना तोड़ें। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये महसूस हुआ कि भाई जितना आप लोड लेंगे, मेरे पास भी दिन में वही 24 घंटे हैं, हफ्ते में वही 7 दिन हैं, जितना आप लोड लेंगे, जितना बात करते रहेंगे, उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। जब तक मुझे ऐसा फ़ील नहीं होगा कि मुझे भी रिटर्न में उतनी ही एफ़र्ट, उतनी ही मोहब्बत, उतनी ही इज़्ज़त मिल रही है, तो मैं अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ डिप्लीट कर रही हूँ। ये बात हम अक्सर इस प्लेटफॉर्म पे कहते हैं, एक दफ़ा फिर इसको दोहराना चाहूँगी कि एक एम्प्टी कप में से आप सर्व नहीं कर सकते। इमेजिन कीजिए एक चाय की केतली खाली हो गई है और कोई घर का एक शख्स उठ के कहेगा जी अब और चाय चाहिए, जब तक आप उसको भरेंगे नहीं, आप सर्व नहीं कर सकते। इसी तरह आप अपने लिए भी जब तक आपको कोई वो इज़्ज़त, वो एहतराम, वो अच्छाई आपके साथ ना करें, तो सिर्फ दूसरों को सर्व करते रहना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा अपने लिए वक्त निकालिए। और मैं तो कहती हूँ कि प्रैक्टिस करना पड़ा था मुझे आहिस्ता आहिस्ता। और पहले मैं बड़ा गिल्टी भी फील करती थी, किसी को किसी काम से मना कर दूँ तो मुझे लगता था हाय वो बेचारा मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहीं मैंने बहुत बुरा तो नहीं किया, क्या मैंने लफ्ज़ों का इंतखाब सही किया था मना करते हुए, मुझे कोई अच्छा सा बहाना ढूंढना चाहिए था। लेकिन आपको ये भी बता दूँ कि ना अपने आप में एक मुकम्मल स्टेटमेंट है, उसमें फिर आपको बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है, सफाइयाँ, जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने बड़ा अच्छा मीम कल शेयर किया हुआ था कि आप हर एक को सफाइयाँ ना दें, आप इंसान हैं, आप डिटर्जेंट नहीं हैं।
ऑन दैट थॉट हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सफाई सुथराई की बात हो रही है तो जी मेरे जहन में स्किन आती है। सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जो कॉमन हमारी गर्मियों के आजकल के मसाइल हैं और जो ख़वातीन ख़ास तौर पे परेशान रहती हैं एक्नी की वजह से, छाइयों की वजह से, या फिर उनके घर में बच्चे हैं जिनको आए दिन कोई ना कोई स्किन प्रॉब्लम होती है। आज का सेगमेंट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक, स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज हमने सोचा कि ज़रा इंटरेस्टिंग बात की जाए। स्किन रिलेटेड तो बहुत सारे मसाइल हैं। ब्रेक से पहले मैं आपको कह रही थी कि जी गर्मियों में एक्ने, छाइयाँ और इसके अलावा बच्चों से रिलेटेड जो स्किन डिजीज़ होती हैं, हम हर वक्त उसके हवाले से परेशान ही रहते हैं। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम है ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, वो ये कि हम हमेशा यंग, खूबसूरत, जाज़िब नज़र आएँ। और यकीनन जब आपकी एज बढ़ती है और कुछ लोग ऐसा लगता है कि अपने जो पहली स्किन केयर रजीम होती है, जो अगर आप टीनेज में या 20s में शुरू करते हैं, उसके साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहते हैं और आपके वक्त के साथ साथ आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट, आपकी एज की रिक्वायरमेंट बदलती जाती है। एंड देयरफॉर इफ़ यू एक्चुअली हैव दीज गुड प्रैक्टिसेस तो आपकी स्किन हमेशा यंग एंड फ्रेश लगेगी। आज हम बात करना चाहते हैं कुछ एंटी एजिंग उसूलों के हवाले से। वो क्या चीज़ें हैं, कुछ टिप्स हैं, लाइफ हैक्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं जिसको अगर हम अपनाएं तो हम अपनी स्किन को हमेशा खूबसूरत रख सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शगुफ्ता। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। दिस इज अ $1 बिलियन इंडस्ट्री। मुझे सबसे पहले तो थोड़ा सा इसके एथिक्स पे बात करनी चाहती हूँ मैं डॉक्टर शगुफ्ता, कि वक्त जैसे जैसे गुजरेगा चेंजेस आना लाजमी है, फितरत है, ये नेचुरल है। लेकिन आजकल की दुनिया में अगर हम देखें, हम इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हम अपनी तस्वीर भी लगाते हैं तो अब ऐप्स भी मौजूद हैं, ख़ुद हमारे पास एडिट्स भी मौजूद हैं कि हम उसको मुख्तलिफ दिखाना चाहते हैं, खूबसूरत, कोई ब्लिमिश ना हो, कोई उसमें इम्परफेक्शन ना हो। ये आपको लगता है कि दिस हैज़ बिकम मोर ऑफ अ मेनिया नाउ? आई थिंक ये चीज़ थी तो हमेशा से ही कि ख़वातीन हमेशा से ही वो 16 सिंगार और ये वाली जो बात होती थी कि कुछ ना कुछ चीज़ें न्यू हमेशा जो है आती ही रही हैं ज़िंदगी में। लेकिन अब ये है कि जिस तरह से अब वो कहते हैं कि हमने साइंस ने तरक्की कर ली और हर हम फील्ड में कह रहे होते हैं कि बहुत एडवांसमेंट आ गई है, तो इसी तरह ज़ाहिर है कि ब्यूटी, स्किन या अगर हम जिस चीज़ की भी बात करेंगे कि तो उसमें भी जो है टेक्निक्स बहुत आ गई हैं, टेक्निक्स भी बहुत आ गई हैं। और हाँ जी, ऐसा लगता है कि जैसे हम अगर अपनी तस्वीर इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे लगाते हैं तो फिल्टर्स यूज़ करते हैं और वो फिल्टर्स के बगैर फिर हमें अपना चेहरा खुद अजीब सा लग रहा होता है। हम चाहते हैं कि जैसी तस्वीर को हमने बना दिया है वैसे ही हम रियल लाइफ में भी दिखें। यही बात है। इसी तरह से अब अगर जो जिस तरह पिक्चर्स में होते हैं ना, तो लोग कहते हैं, अब किसी और की पिक्चर देख के भी लोगों को ये होता है ना कि यार ये वाकई, हालांकि सबको मालूम है कि जब आपने पिक्चर लगाई है तो आपने भी इतनी सारी उसमें चेंजेस करके लगाई है, तो किसी और ने भी अगर जो है लगाई भी होगी तो असल में जरूरी नहीं है कि उनकी स्किन ऐसी हो। लेकिन ये कि अब हमारे पास इतनी टेक्निक्स और इतने प्रोसीजर्स तरह की चीजें हैं कि उसके थ्रू हम बहुत ज़्यादा एक हद तक जो है चेंज हम कर सकते हैं स्किन में, या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक होता है चेंज, यानी आप जब यंग होते हैं तो आपको जाहिर सी बात है, यू वांट टू लुक फेयरर, यू वांट टू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ एन एंगल। करेक्टिव चीज़ें भी अब लोग ज़्यादा करा रहे हैं, कुछ लिप्स को अपने प्लम्प करा रहे हैं, अगर नाक ज़रा सी क्रिकेट है तो उसको सही करा रहे हैं, नॉन सर्जिकली। लेकिन एंटी एजिंग, आपको अगर बचपन में कहा जाए कि जी फलानी ग़िज़ा से या इस चीज़ को मुँह पे मल लेने से आपकी कभी झाइयाँ नहीं पड़ेंगी, कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, लोग वो करते थे। आजकल व्हाट आर द मोस्ट कॉमन एंटी एजिंग प्रैक्टिसेस? देखिए, क्रीम्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, लेकिन ये कि बात वही है कि लोग अब इतना टाइम क्रीम्स वगैरह पे देना भी नहीं चाहते हैं। दे वांट इंस्टेंट रिजल्ट्स। आजकल जो हमारी मतलब फीमेल्स या मेल्स दोनों ही हैं हमारे क्लाइंट्स, तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ फीमेल्स का शौक है, मेल्स भी हमेशा यंग रहना चाहते हैं, एंटी एजिंग प्रोसीजर्स पे वो भी जाते हैं
और अब ये कि कोई ऐसा सीन भी नहीं है कि पहले जो मेल्स होते थे ना छुप छुप के क्रीम्स अप्लाई किया करते थे, तो अब वो वाला सीन भी नहीं है। अब वो मतलब आराम से जो है इजीली प्रोसीजर्स पे भी जाते हैं। डॉक्टर शगुफ्ता, मेन एंड वुमेन यानी मर्द और ख़वातीन के बीच में एजिंग चेंजेस क्या क्या हैं? यानी अगर एक खातून जब 30s 40s 50s में जाती है, व्हाट आर द चेंजेस टू एक्सपेक्ट? देखिए मैं कहती हूँ कि अगर आपको जो है ना स्किन को अगर बेटरमेंट की तरफ ले जाना है और उसको आपने रखना है, देखिए स्किन के साथ चेंज ये आता है कि आप चाहे जितनी भी क्रीम्स लगाना है अप्लाई करना शुरू करें या जो भी चीज़ें अगर आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपकी एजिंग उस तरह से नहीं होगी, लेकिन स्टिल एज के साथ हमारी स्किन में, हमारे जो है कॉम्प्लेक्शन में फ़र्क आता है अगर आपका लाइफ स्टाइल जो है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस भी साथ में नहीं होंगी। अब अगर एक शख्स है तो उसका प्रोफेशन भी डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोफेशन है। एज के साथ चेंज मैन एंड वुमेन की अगर आप बात करें तो देखिए डिफरेंस ये है कि अगर आप मैन एंड वुमेन की बात करें तो रिंकल्स तो आने ही हैं, हाइलुरोनिक एसिड एज के साथ कम होना ही है, आपकी स्किन से कोलेजन, आपकी स्किन से स्किन टाइटनिंग वो कम होती जाएगी, लेकिन जो है फीमेल की स्किन जो होता है वो थोड़ी सी थिन होती है एज कम्पेयर टू मेन। अगर हम जो भी प्रोसीजर कर रहे होते हैं, अगर हम एक फीमेल पे कर रहे हैं, आपका ये कहने का मकसद भी हुआ कि आदमियों में रिंकल्स जरा देर से पड़ते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन, लेकिन जब पड़ते हैं तो वो एज कम्पेयर टू वुमेन बहुत ज़्यादा डीप भी होते हैं और उसमें हमें जो है थोड़ी सी मेहनत और ज़्यादा भी करनी पड़ती है। और सन एक्सपोजर, इसके अलावा आपके स्लीप पैटर्न्स, अगर आप स्मोकर हैं या नहीं, यानी अगर अभी तक आपने सिगरेट पीना नहीं छोड़ी, आई थिंक वन ऑफ द इंसेंटिव्स इज कि आप ज़्यादा जल्दी एज करते हैं, आपकी स्किन, आपके दांत, आपके लिप्स ज़्यादा खराब होते हैं। पता नहीं क्यों है लोगों में कि वो कहते हैं कि स्मोक करने से स्किन यंग रहती है। I don't know, मिसकंसेप्शन। हाँ, ये एक कहानी है लोगों में कि लोग कहते हैं कि नहीं स्मोकिंग से तो बल्कि स्किन जो है ना फ्रेश हो जाती है। I think to begin with आपके लिप्स के गिर्द जो एक सर्टेन टाइप के रिंकल्स पड़ते हैं, जैसे अगर आप आप सीटी बजा रहे हो उस तरह अगर आपने अपने लिप्स करने, उसी तरह के रिंकल्स सिगरेट पीने से ज्यादा पहचान लेते हैं कि भाई आप स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि आपका जो है एरिया से पता लग जाता है अराउंड योर लिप्स, और आपका जो है किस तरह से पैटर्न है, या आपके लिप्स जो होते हैं वो बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं। अच्छा, 2-3 चीज़ें जो हम बात करें, जैसे आपने कहा कि क्योंकि आपका जो सेल्स का रिन्यूअल का प्रोसेस है एज के साथ साथ वो स्लो होता जाता है, तो अगर आप पहले समझते थे कि आपकी स्किन बहुत खूबसूरत है, बहुत फ्रेश है, ब्राइट आपका कम्प्लेक्शन है, तो क्योंकि वो सेल्स रिन्यूअल आहिस्ता हो जाता है तो आपको अपनी स्किन में डलनेस लगती है, एक एजिंग साइन ये है। इसके अलावा स्पॉट्स एंड ब्लेमिशेस पड़ते हैं, अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते, आपका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि आपकी झुर्रियाँ पड़ना, रिंकल्स पड़ना तेज हो जाएगा। नींद पूरी नहीं करते, डार्क सर्कल्स पड़ते हैं, दैट अगेन मेक्स योर स्किन लुक ओल्डर। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये 2-3 चीज़ें होती हैं कि आपका अच्छा एक फेस वॉश अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, मैं हमेशा कहती हूँ, एक आपका सन ब्लॉक जो आपकी स्किन को सूट करता हो, और बाकी आपका मॉइस्चराइजर, क्योंकि अगर आपकी जितनी ड्राई स्किन होगी उतने आपके रिंकल्स जल्दी आते हैं। अच्छा, अब इस समर सीजन में लोग हमारे पास आते हैं कि हमारी स्किन बहुत ऑयली है, मैं तो परेशान हूँ इस चीज़ से। मैं हमेशा कहती हूँ ऑयली स्किन वालों को, देखें आपका बल्कि जो रिंकलिंग प्रोसेस है ना वो थोड़ा डिलेड होगा, लेकिन आपको स्किन को न्यूट्रल ज़रूर रखना है कि ये ना हो कि फिर वो एक्नी और इस तरह की कंडीशन आ जाए स्किन। आप क्या कहेंगी कि जैसे अगर 20s में बेसिक्स हम बात करते थे, पीपल वुड क्लेंस देयर स्किन, टोनर लगाया, उसके बाद मॉइस्चराइज किया, एंड दैट यूज्ड टू बी सफिशिएंट, या अगर आप बाहर जा रहे हैं धूप के वक्त तो आपने सनस्क्रीन लगाई। जैसे आप अपनी 30s या 40s में पहुंचते हैं, जब आपके फर्स्ट साइंस ऑफ एजिंग आपको नजर आने लगे, तो डॉक्टर शगुफ्ता, फॉर द गर्ल्स हु आर वाचिंग, फॉर द वुमेन हु आर वाचिंग, उनको अपनी स्किन के रिजीम में क्या फर्क लाना चाहिए? बात ये कि पहले हमें ये साइंस थोड़ा सा लेट मिलते थे, अब हमें ये एजिंग के साइंस भी जल्दी मिलने लगे। Really? उसके लिए उसके पीछे कहानी ये है कि जो आप कॉस्मेटिक्स या केमिकल्स जो उसमें यूज हो रहा है ना, तो वो भी जाहिर है पहले उसमें जो केमिकल यूज़ होता था वो थोड़ा लाइट हुआ करता था, लेकिन अब हमारी डिमांड के हिसाब से वो केमिकल्स उनमें प्रोडक्ट्स में जो चीज़ें वो इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं वो भी और स्ट्रॉन्ग ऐड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी स्किन जो डैमेज हो रही होती है, ज़ाहिर है डैमेजिंग भी थोड़ा सा फिर फास्ट हो गई है। True. तो इसलिए अब हमें जो है ना, जो चीज़ हम कहते थे कि 30s से स्टार्ट करनी चाहिए, पहले एक आ जाता था कि 30 के बाद एक एंटी एजिंग कोई नाइट क्रीम अच्छी सी लगा लिया करें, लेकिन अब ये कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम कहते हैं कि बिल्कुल यंग एज से आप स्टार्ट कर दें, लाइक हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं
वो आप कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन जो है स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है, अगर ड्राई स्किन है तो आप उसको प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज रखें, अपनी स्किन को न्यूट्रल रखें। मैं कभी नहीं कहती कि आप उसको टुवर्ड्स ड्राई कर दें या आप उसको टुवर्ड्स ऑयली कर दें। किसी की ड्राई स्किन होती है तो वो कहते हैं कि हम इतना ऑयल लगा लें फेस पे कि हमारी स्किन बिल्कुल ड्राई हो ही नहीं। अच्छा, कुछ की क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं, जैसे अभी आपने डे क्रीम और नाइट क्रीम का जिक्र किया, सीरम्स, फेस सीरम्स आप कौन सी एज में इस्तेमाल करना शुरू करें और इसका फ़ायदा अलग-अलग? मैं इसमें थोड़ा सा मेरा वो चेंज होता है। लाइक अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूँगी कि आपकी स्किन की कंडीशन क्या है। सही। क्योंकि अगर कोई मेरे पास टीन एज में आएगा और मुझे कहेगा कि मुझे फिलर कराने हैं, मुझे बोटॉक्स कराने हैं, मेरे इतने रिंकल्स पड़े हुए हैं, मेरे यूँ हैं, और या मुझे बिल्कुल स्ट्रेट फेस चाहिए, मुझे इस जैसा चाहिए, तो मैं उसको ऑब्जर्व करूँगी, एनालाइज करूँगी फेस को, और मैं कहूँगी कि हाँ वाकई आपको ज़रूरत है इस एज में या नहीं। बाकी इट्स अप टू यू कि एक मेरा वो होता है कि जो मैं क्या आपका फेस देख के मुझे क्या फीलिंग आ रही है, और एक आपकी डिमांड क्या है। ठीक है, अगर एक लड़की है उसका अगर वो कहती है कि मुझे जी लिप जो आपने बात की कि लिप फिलिंग और ये सारी कहानी, बिल्कुल सही बात है। हाँ। कि अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए हैं, कुछ लोगों को हम कहते हैं कि जी पिगमेंटेशन या चेहरे का वन कलर वन टोन होना 30s में शुरू होता है या 40s में शुरू होता है, मे बी पीपल कैन हैव इट इन द 20s और स्किन कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर लेकिन अगर जो नॉर्मल हमारा एजिंग प्रोसेस है डॉक्टर शगुफ्ता, अपनी स्किन की इलास्टिसिटी को, ताकि वो एक खिंची हुई यंग प्लम स्किन लगे, उसके लिए नेचुरली हम अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं? नेचुरली आप ये देखिए विटामिन सी के प्रोडक्ट्स, मतलब जो है अगर डाइट की भी बात की जाए तो विटामिन सी इज ऑलवेज गुड फॉर स्किन। ठीक है, बाकी ये कि मैं कहती हूँ कि अब सिर्फ टीन एज की भी बात नहीं है, अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, सन-ब्लॉक की आदत आप डाल दें, धूप में जा रहे हैं आ रहे हैं, सन-ब्लॉक की आदत आप बचपन से डाल दें। विटामिन-सी एंड सन-ब्लॉक, इसके अलावा और उसके अलावा अच्छा फेस वॉश और जो है पानी का इंटेक 10 से 12 ग्लास पानी जो है डेली ज़रूरी है। अब फ्लूइड इंटेक की बात है, अगर लोग कहते हैं कि सादा पानी नहीं पिया जाता, चलें कोशिश करें फ्रेश जूस पी लें, उसमें ऐड कर लें, लेकिन जो सादे पानी की बात है वो जूसेस उसको कवर नहीं करता। जूसेस एक अलग कहानी है। ठीक है, आप ऑरेंज जूस ले सकते हैं, सारी चीज़ें, विटामिन सी है, विटामिन ई की प्रोडक्ट्स आती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर मेरे पास कोई आता है ना कि मुझे टैबलेट्स दे दें आप विटामिन की, तो मैं उसको पहला ऑप्शन ये देती हूँ कि अगर आप डाइट के थ्रू विटामिन ले सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा डॉक्टर शगुफ्ता, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हमारे पास आया और ये मेरे ख्याल में मर्द और ख़वातीन दोनों पे अप्लाई करता है, लेकिन हमसे पूछने वाली एक खातून है। उन्होंने कहा कि माई फेस वॉज वेरी फ्रेश बट आई थॉट आई वॉज अ लिटिल ओवर वेट। तो उन्होंने वेट रिड्यूस करने के लिए जब बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग की तो उनको अब लगता है कि उनकी स्किन, उनकी जल्द उसकी वजह से लटक गई है और वो ज़्यादा एज की लगने लगी हैं। आप एकदम से भी अगर वेट कम किया जाए ना तो उससे भी आपकी स्किन की इलास्टिसिटी जो है वो मतलब ख़राब होती है, आपके रिंकल्स बहुत जल्दी आते हैं। तो उसके साथ साथ फिर आपको यही है कि हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स आप सिरम्स या क्रीम्स यूज़ कर लें कि जिनमें हाइलुरोनिक एसिड हो या थोड़ी एंटी एजिंग लेकिन मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स। मैं ये जो एंटी एजिंग जो फार्मूला क्रीम्स और ये सारी चीज़ें होती हैं ये बहुत डैमेजिंग है। अगर लोग ये करना शुरू कर देते हैं घरों में तो उसके बाद क्या होता है कि बड़े बड़े पैचेस बन जाते हैं, ब्लैक एक्नी निकल आती है। अगर आप छोड़ेंगे तो तब ज़्यादा निकलती है, जब तक यूज़ करते रहेंगे ना तब तक तो स्किन आपको बहुत अच्छी लगेगी कि जी मेरे तो 2 दिन में ऐसा हो गया। लेकिन जो भी क्रीम 2 दिन में आपका फ़ायदा देती है ना, उसके बाद वो जब आप छोड़ेंगे तो 2 दिन के बाद आपकी स्किन का बेड़ा गर्क कर देती है, स्किन की थिनिंग हो जाती है क्योंकि उसमें स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं। लेकिन जो भी क्रीम आप यूज़ करें मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स यूज़ करें, मतलब इस तरह से आप, और इस तरह जो भी अवेलेबल हो मार्केट में और किसी ने बताई हुई हो कि नेबर ने बता दी कि वो 1 साल से कर रही है कुछ नहीं हुआ, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उनकी स्किन इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो 1 साल से भी उस क्रीम को बर्दाश्त कर रही हो स्किन, लेकिन साल बाद हो सकता है उनकी स्किन में भी प्रॉब्लम्स आ जाएं। अच्छा, व्हेन यू से थिनिंग ऑफ द स्किन, कुछ तो पीलिंग लोग करवाते हैं तो उसके बाद वो पील ऑफ हो रही होती है, लेकिन इसके अलावा भी यानी मे बी नथिंग इज कमिंग ऑफ फिर भी आपकी स्किन थिन हो रही है, ऐसा हो सकता है? अच्छा, पीलिंग की क्रीम्स भी होती हैं, कुछ हमारी ट्रेटिनोइन की क्रीम्स हैं, आइसोट्रेटिनोइन है, विटामिन ए डेरिवेटिव्स होते हैं कि वो भी स्किन को पील करा रहे होते हैं, कि हम खुद भी रिकमेंड भी कर रहे होते हैं। देयर आर ऑल्सो एंटी एजिंग क्रीम्स हैं कि जो पीलिंग करा रही होती हैं। बट द थिंग इज़ कि देखिए, और केमिकल पीलिंग के बाद भी अगर आप बफर्ड पील्स यूज़ करते हैं तो वो अजीब व गरीब तरीके से आपकी स्किन पील नहीं कराते कि वो बर्न हो जाए। ठीक है, वो इस हद तक पील कराते हैं कि जिसमें आपकी स्किन रिन्यू हो जाए, लेकिन ये कि ऊपर से डेड स्किन आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो जाए, लेकिन आपको ऐसी फील ना हो कि बिल्कुल आपकी स्किन पपड़ियाँ बन के उतर रही है। वो हाँ, अगर कोई अच्छी प्रोडक्ट नहीं होगी या किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो तो तब ऐसा हो सकता है। लेकिन
एंटी एजिंग के लिए मेरे ख्याल में डॉक्टर शगुफ्ता की बात को अगर मैं समराइज़ करूं, गुड प्रैक्टिसेस आर ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू। उसमें विटामिन सी का इस्तेमाल करें नेचुरल सोर्सेज से, हैव सिट्रस फ्रूट्स, जितना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज जूसेस एज फ्रूट, इट्स अमेजिंग फॉर यू। इसके अलावा सन ब्लॉक लगाने की आदत को मेरे ख्याल में पुख्ता कर लीजिए, अपने लिए भी बच्चों के लिए भी। पानी का इंटेक अच्छा रखें, बैलेंस डाइट रखें। कभी भी अगर आप किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे, यानी सडनली आप वेट ड्रॉप करना चाहते हैं, आपका असर उसका स्किन पे पड़ेगा। और मेरे ख्याल में आपके जो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, अगर आप रिंकल से बचना चाहते हैं तो हंसे ज़रूर खिलखिला कर, लेकिन जब आप फ्राउन करते हैं तभी आपके माथे पे लाइनें पड़ती हैं। तो सबसे बेहतरीन एंटी एजिंग टिप यही हो सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिल खोल कर मुस्कुराएं, खुश रहें। जब आप खुश रहेंगे ऑटोमेटिकली आप यंग लगेंगे, आप हैप्पी लगेंगे। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शगुफ्ता फॉर बीइंग हियर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग माय शो आज पाकिस्तान। जब आप किसी गहरी सोच में होते हैं तो अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि आप कोई अगली अपना कदम सोच रहे हैं, कोई बाजी लगा रहे हैं, कोई नेक्स्ट मूव प्लान कर रहे हैं। लेकिन अक्सर चीज़ों में हम कहते हैं कि ज़िंदगी में आपको पेशेंस चाहिए। हम जब गेम्स की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, उसमें आपके रिफ्लेक्सेस तेज़ होने चाहिए। लेकिन कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें पेशेंस और जिसको कहना चाहिए समझदारी, प्लानिंग, वे फॉरवर्ड इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरह का एक गेम जिसको मैं कहते हैं कि रॉयल गेम है जी, ये तो बादशाहों वाली बात है, दैट इज़ शतरंज। यानी चेस का अगर आपको मज़ा आने लगे और आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ठहराव आ जाता है, यू आर एबल टू लुक एट थिंग्स नॉट इन एन इमीडिएट सॉर्ट ऑफ अ वे कि जी आज एक चीज़ ने आपको स्टिमुलेट किया और आप एक्सप्लोड हो गए या कोई बात की। और मेरे नाना हमेशा कहा करते थे कि अगर कोई और चीज़ ना भी सीखी ना ज़िंदगी में, चेस खेलना ज़रूर सीखो। आज हमारे साथ मौजूद हैं अ चेस चैम्पियन, जिनकी हम आपसे मुलाकात करा रहे हैं मिलो पाकिस्तान से में। आइए इनसे मिलते हैं। सबसे पहले इनके हवाले से एक रिपोर्ट। लेट्स टेक अ लुक एट महक गुल्स अचीवमेंट्स। जी जनाब, शतरंज का खेल कोई आसान खेल नहीं होता। आपको बताते चलें कि महक ने इसमें 6 साल की उम्र से इंटरेस्ट लेना शुरू किया। 12 साल की उम्र में शी बिकेम वन ऑफ द यंगेस्ट पीपल टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। ये गई थी जनाब द 40th चेस ओलंपियाड में, जो कि इस्तांबुल में हुआ। इसके अलावा जो अभी हम जिस अचीवमेंट की बात कर रहे थे, 12 साल की उम्र में शी इज़ द यंगेस्ट पाकिस्तानी टू पार्टिसिपेट इन, और ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि जीता भी द वुमेन कैंडिडेट मास्टर टाइटल एट द 42nd ओलंपियाड, जो कि बाकू यानी अजरबैजान में हुआ था। इनके पास ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम आया है फॉर अरेंजिंग द चेस बोर्ड इन अ वॉपिंग स्पैन ऑफ 45 सेकेंड। यानी ये जो शतरंज की बिसात बिछाई जाती है, इसको सिर्फ और सिर्फ 45 सेकेंड में इन्होंने किया। अस्सलाम वालेकुम महक, मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से। क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव यू ऑन माय शो। और साथ ही साथ आपके वालिद और आपके टीचर भी हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच जाहिद साहब फॉर बीइंग हियर। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगी, 6 साल की उम्र में तो बच्चे टेडी बेयर से खेल रहे होते हैं, ब्लॉक बिल्डिंग कर रहे होते हैं, आपको चेस का शौक कैसे हुआ? चेस का शौक दरअसल मुझे अपने पापा को देखकर हुआ, क्योंकि मेरे पापा जब चेस खेलते थे तो मैं उनको देखती थी, तो बस उन्हीं को देख देख के शौक हो गया मुझे। तो फिर मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट आया और मैंने भी उनसे कहा कि आप मुझे सिखाएं। तो आपको अब जब आपने सीखना शुरू किया तो आप अपने फादर के साथ यानी जाहिद साहब के साथ ही खेलती थी? जी बिल्कुल, पापा ही मेरे कोच है और उन्होंने ही मेरी कोचिंग की थी चेस की। ज़बरदस्त। जाहिद साहब, आपको खुद कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ? यानी आपकी बेटी ने तो आपको देखा, आपसे इंस्पायर हुई, आपने शतरंज खेलना कब शुरू की थी? मैंने भी, आप कह सकते हैं, मैंने तो खैर महक ने तो बहुत आपकी आवाज़ मुझे बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ सकता है अगर। अच्छा जी महक ने तो फिर भी, मैंने बता रहा हूँ कि काफ़ी छोटी एज में खेला मैंने, तो फिर भी आफ्टर 20 खेला। लेकिन मुझे जो शौक पड़ा था वो मुझे अपने दादा अबू को देखकर शौक हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर प्रोफेशनल चेस में आया और पाकिस्तान नेशनल मास्टर भी हूँ मैं। और उसके बाद फिर मैं महक को इसमें लेकर आया कि मेरी बड़ी विश थी कि महक कुछ करे, तो उसके लिए ज़ाहिर है उसका स्टार्ट मैंने छोटी एज से ही करवाना था।
जाहिद साहब, जिस तरह हम कहते हैं कि आप तो यानी माशाल्लाह जनरेशन से ये शौक आप लोगों के अंदर है, आपके ग्रैंडफादर भी चेस खेलते थे, फिर आपने आपकी वजह से महक में भी ये शौक पैदा हुआ। कोई ख़ास सलाहियत चाहिए होती है एक अच्छा शतरंज का खिलाड़ी बनने के लिए? जी सलाहियत तो बिल्कुल डेफिनेटली, ये तो लाज़मी बात है जी, ठीक है। उसके लिए एक आपको शार्प माइंड होना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये चीज़ें बाद में हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि चेस मेक्स यू स्मार्ट। चेस आपको स्मार्ट बनाती है, सही, डिसीजन मेकर बनाती है, सही। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्मार्ट नहीं हैं तो आप खेल नहीं सकते, आप खेल सकते हैं। ये मुमकिन है कि आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो चेस के बाद आना शुरू हो जाए। और ये देखा भी गया कि कितने ही ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद भी दिगर प्राइवेट इदारों में मैं कोचिंग कर रहा हूँ, मुझे मालूम है इन चीज़ों का कि जिनको हम समझते हैं कि बिल्कुल डल माइंडेड है, लेकिन जब उन्होंने गेम स्टार्ट की तो बड़े वो स्मार्ट हो गए, बड़े इंटेलिजेंट हो गए, आप बड़े स्ट्रेटेजिक, और जिसको कहना चाहिए कि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को ब्रेक करना सीख लेते हैं। आपको पता होता है कि इस वक्त चलने वाली चाल के बाद अगला क्या, यानी आप एटलीस्ट एंटिसिपेट तो करते हैं कि अगला खिलाड़ी क्या चाल चलेगा, फिर उसके बाद क्या करना है। सो यू ट्राई टू एटलीस्ट थिंक अहेड, एंड दैट इज़ अ क्वालिटी यू कैन ओनली गेट थ्रू चेस। महक, आप क्या कहना चाहोगे, इतनी यंग एज में जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी वहाँ पे, डिड यू फील नर्वस, डिड यू फील इंटिमिडेटेड बाय द अदर प्लेयर्स? हाँ बिल्कुल, जब मैं वहाँ पर गई थी तो वहाँ पर मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स आए हुए थे, काफ़ी कंट्रीज थी वहाँ पर, और उनको देख के हाँ बिल्कुल बिल्कुल नर्वस फील भी हो रही थी, क्योंकि ना एक इंटरनेशनल लेवल पर गई थी और वहाँ पर काफ़ी टफ मुकाबला होना था, इसलिए पर पापा ने काफ़ी हौसला अफजाई की थी और मैं उसके बाद काफ़ी। महक, अगर कोई मूव गलत हो जाती है, आपको लगे कि ये तो मैंने बड़ा ब्लंडर कर लिया है, इसके बाद मेरी गेम थोड़ी बिगड़ गई है, उस वक्त अपने आप को कैसे दोबारा, हाउ डू यू काम योर नर्व्स? जब मुझसे कोई मतलब खेलते हुए गलती हो जाती है तो मतलब मैं अपना दिल नहीं छोड़ती हूँ, मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ और मतलब कोई चाल ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि जिससे मेरी गेम दोबारा बेहतर हो जाए। जाहिद साहब, क्यों है कि कोच भी हैं और वैसे भी आप प्लेयर्स को कोच करते हैं, यू आर अ नेशनल चैंपियन योरसेल्फ, आप क्या समझते हैं कि एक प्लेयर के लिए जब वो पॉइंट आता है जब अगला ओपोनेंट उसको बिल्कुल हरा दे, वो मूव करे जहां वो शय और मात हो जाए, तो उस वक्त अपने आप को कैसे संभालना चाहिए? डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट तो होती है, आप कोई भी जब गेम आप लूज करते हैं तो हौसला शिकनी तो आपकी होती है, लेकिन चेस आपको सिखाती ही यही है, सही, आपको पेशेंस सिखाती है, आपको सिर्फ जीतना नहीं सिखाती, आपको हारना भी सिखाती है, सही, और ये भी कि हार के कैसे उठना है, क्योंकि एक गेम हारने के बाद लाइफ खत्म नहीं हो जाती, आगे भी राउंड्स होते हैं। अच्छा, कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया जाहिद साहब कि आपका कोई भी मेंटी या महक को भी जिनको आप कोच करते हैं, किसी ने गेम बिल्कुल पलट दिया हो, यानी एक पॉइंट पे आपको लग रहा हो कि ये गेम हाथ से निकल गई लेकिन बाजी पलट दी, आप बतौर कोच, बतौर फादर उस पर कैसा फील करते हैं उस वक्त? ये इस तरह ये आप यकीन करें बारहा ये ऐसा कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि महक की गेम पोजीशन वाइज गेम डाउन थी, यानी कि मुझे नज़र आ रहा है कि गेम लॉस की तरफ जा रही है, लेकिन महक के अंदर जो चीज़ है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, वो ये है कि ये कभी गिव अप नहीं करती है। और हम चाहेंगे कि यही क्वालिटी इनकी इंशाल्लाह ताला इनको आगे भी लेके जाए। जाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। महक, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मेरे पास वक्त कम है, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल द एलिमेंट्स एंड द फ्यूचर लाइफ। इसी के साथ व्यूअर्स, हमें एक ब्रेक की तरफ भागम भाग पहुंचना पड़ रहा है। लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं होते, लेकिन शॉर्टकट्स की वजह से कभी कभार मुश्किलात भी हो जाती हैं। ये हमारा अगला टॉपिक है, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक। जल्दी का काम शैतान का, यही कहते हैं ना, तभी हम भी कभी ब्रेक से जल्दी वापस नहीं आते। आप लोगों की शिकायत हम तक पहुंचती है कि सिद्रा आपके शो में एड्स बहुत होते हैं और बात कहाँ होती है, उसके बाद दोबारा सिलसिला जुड़ते जुड़ते हम भूल ही जाते हैं कि बात क्या हो रही थी। लेकिन आज हमने सोचा इसी जल्दबाजी को लेकर एक मौजू डिस्कस किया जाए। लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं हो सकते, छोटा रास्ता जब भी हम इख्तियार करते हैं किसी चीज़ में जल्दी में नज़र आते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स की तरफ देखें, उनका भी दिल चाहता है कि कोई हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दे, कोई हमें पेपर लीक कर दे,
हम चीटिंग करने से भी गुरेज नहीं करते, बिकॉज इट्स अ शॉर्टकट टू गेट द हाईएस्ट ग्रेड्स। अगर आप हमारे रिश्तों की बात करें, ख़वातीन ख़ास तौर पर बड़ी जल्दी में रहती हैं कि अगर कोई इंटरेस्ट शो कर रहा है तो शॉर्टकट फ़ौरन उसमें कहें कि रिश्ता भेजे, चट मंगनी पट ब्याह होना चाहिए। मर्द हजरात कारोबार में अगर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उनका दिल चाहता है रातों रात अमीर हो जाएं, अमीर व कबीर हो जाएं, डिफेंस में बंगला हो, बड़ी सी गाड़ी हो। इन सब चीज़ों के लिए हम अपने आप को मुश्किल में भी डालते हैं, जहनी तनाव भी होता है। क्या वजह है कि इससे हम पीछे हट नहीं पा रहे? आज जो मेरा पैनल है मुख्तलिफ एंगल से इसको एक्सप्लोर करेगा, इनसे बात करेंगे। हमारे पहले मेहमान जो हैं वो ही इज़ वर्कड एज अ बिजनेसमैन एज वेल, और इसके अलावा आप उनको टेलीविजन स्क्रीन पर एज एन एक्टर भी देखते हैं। अ सीनियर एक्टर ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आपके साथ तशरीफ रखती हैं पलवा शाह, माय वेरी फेवरेट होस्ट, एंड ऑफ कोर्स शी डज अ लॉट ऑफ वर्क विद यंग पीपल एज वेल। इसके अलावा आप इनको टेलीविजन स्क्रीन्स पे भी देखते हैं, कम्युनिटी सर्विस में पेश रहती हैं, तो आई एम श्योर शी कैन टेल यू अ बिट अबाउट द शॉर्टकट्स दैट यंग पीपल आर टेकिंग अप। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर पलवा शाह। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं सैयदा बतूल, यूर अ क्लिनिकल थेरेपिस्ट। अगर किसी को जल्दबाजी की आदत पड़ जाए तो इनसे ज़रूर रुजू करें और जानें कि आप अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान और ठहराव कैसे ला सकते हैं। बतूल, दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रॉब्लम, सो वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग योर कमेंट्स। सबसे पहले अयाज साहब, बिज़नेस आपने भी किया है, विद टाइम इसमें उतार चढ़ाव भी आते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए लोग पहले इंतज़ार करते थे, अपने वैल्यू सिस्टम्स को लेके चलते थे, लेकिन आज ऐसा लगता है कि हम चाहते हैं कि आज इन्वेस्टमेंट करें और कल हमें उसका प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए। ये अप्रोच क्यों हमारी हो गई है? असल में हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा अपना माइंडसेट है उसके हिसाब से तो हम चीज़ें सोचते हैं, लेकिन हम अपने एनवायरनमेंट में कुछ कॉम्पिटिशन्स ऐसे देखते हैं, हम कुछ लोगों की मिसाल दे रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि उसने कौन कौन से शॉर्टकट मारे, और हम ये समझ रहे होते हैं कि यार इसने इतनी जल्दी ये सब हासिल किया, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। हमने उसके बारे में कोई ऐसी बात भी नहीं सुनी। तो अब इसको अगर हम चीज़ों से ले लें कि हमने फ़लाँ चीज़ खरीद ली, ज़्यादा खरीद ली, उसने कहा कि जी ये अगर आप इतना ले लेंगे तो इतने का मिल जाएगा, इसमें कोई ड्यूटी भी नहीं होगी, इसमें कोई मसला नहीं होगा, लेकिन आप इतना ले लें तो आपकी ये प्रॉफिट होगा। अब होता क्या है, फ़ौरन दिमाग आदमी का जो है ना, वो कहते हैं ना खाली, वैसे तो कहते हैं खाली जहन शैतान का घर होता है, लेकिन हम दूसरों को देख के उस कंपटीशन में शामिल होने के लिए हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। फिर अचानक हमें पता चलता है जो चीज़ हमने खरीदी है उसमें ये नुक्स है या उसमें ये प्रॉब्लम है। अच्छा, एक तो चीज़ है कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं या हमें किसी ने गलत सलाह दी, उस वक्त हमारी आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। कई लोग तो जानते बूझते हुए शॉर्टकट लगा रहे होते हैं। आपको पता है कि सीधा रास्ता ये है, लेकिन आप बंद गली पतली गली ढूंढने की तलाश में रहते हैं। वो हमारा मिजाज क्यों है? देखिए, मिजाज की वजह अक्सर कुछ तो अपना ज़ाती मिजाज, कुछ को छलांग लगाने की आदत होती है। अगर वो नहीं भी लगा रहे तो कुछ लोग ना तंजिया फैमिली में, अरे उसको देखो वो ये कर गया, तुम अभी तक वहीं मौजूद हो। तो ये जो चीज़ें होती है ना, इनसे आदमी का जो दिमाग है ना उसमें ये होता है मैं ऐसा कर लूँ जो उसने कभी नहीं किया होता। अब अगर हम इसको डिपार्टमेंटल ले जाएं तो डिपार्टमेंट में कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आदमी यार सिर्फ तनख्वाह पे गुजारा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अरे भाई तुम्हारे पास अभी 3 साल रह गए हैं रिटायरमेंट के, अब भी वक्त है, कुछ बना लो, कुछ कर लो। तो वो सारे वो शॉर्टकट के लिए वो गलत काम जो वो करते हैं, जिसका रिजल्ट फिर मिल ही जाता है। क्योंकि जो अनाड़ी वाली बात भी है ना कि अनाड़ी, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हम अपनी रोजाना की जिंदगी है ना उसमें एक शॉर्टकट क्या करते हैं, हम रॉन्ग साइड चलते हैं, अरे यूं जाके यूं मुड़ जाएंगे, अरे कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा होगा। हमें से कुछ लोग रोज करते हैं। हमारे ऑफिस के रास्ते में एक ऐसा मोड़ है कि अगर आप वहां फंस गए तो बस जी आप 15 मिनट के लिए फंस गए। तो उसमें से अक्सर लोग हम उल्टे सीधे आ रहे होते हैं। बट पलवा शाह, पहले जमाने में समझा जाता था कि इट इज ओनली द मेन हु आर अप्लाइंग शॉर्टकट्स, लेकिन खवातीन भी करती हैं। हमारी कुकिंग से लेके हर चीज़ तक हम चाहते हैं कि कोई आसान तरीका, नुस्खा। लोग कहते हैं कि पहले ज़माने में आप चटनी अचार भी बनाते थे तो कितनी मेहनत होती थी, अब हर चीज़ के लिए शॉर्टकट, और वही चलता है कि जी बना बनाया मसाला ले लो, जार में से चीज़ें ले लो। ये तो किचन से हमारी दास्तान शुरू हुई है ना। आप क्या समझती हैं, ये जो हम 1.5 मिनट बचा लेंगे कुछ करने से, उसको हम कहाँ सर्व करना चाहते हैं? कंपटीशन होता है, और जैसे जो हमारा कल्चर है, जो हमारे ब्राउन कल्चर है, उसमें यही होता है कि कंपैरिजन चल रहा होता है। हाँ। अच्छा जी, फुप्पो की बेटी को तो इतनी डिशेस बनानी आती, उन्होंने दावत की, उन्होंने अकेले इतनी डिशेस प्रिपेयर कर दी थी, नहीं उसकी बहू ने तो देखो 2-3 बनाई थी सिर्फ, और मेरी बेटी ने तो कितनी बना ली थी। सो दिस कॉन्स्टेंट कंपैरिजन एक इनसिक्योरिटी सामने वाले के अंदर डालता रहता है। तो आपके दिमाग में एक मैसेज रीइंफोर्स होता है कि या आई नीड टू डू बेटर, आई नीड टू टेक शॉर्टकट्स, जो जल्द से जल्द मैं कर सकूं वो बेटर है। अनदर थिंग इज़ दैट कि पहले ज़माने में जब कोई चीज़ बनाते थे
वो एक प्रोसेस को एंजॉय करते थे। हाँ। वो एक फैमिली होता था। खैर हमारी फैमिली में तो अभी भी होता है कि हलवे बनते हैं तो सब रात भर बातें कर रहे होते हैं, सब एक साथ होते हैं, तो वो अभी भी हलीम कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मिल के बनाई जाती हैं। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि हम छोटे होते थे तो माय मदर वुड गिव अ स्मॉल टास्क, यानी अगर आप बड़े खानों में वैसे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो आपको हरा मसाला जो साइड के कॉन्डिमेंट्स हैं सैलेड बनाने पे लगा दिया, या कभी हम सारे बैठे होते थे, बल्कि हम अक्सर आज जब बहनें हम दोबारा इकट्ठे होते हैं इस पर अम्मी का मजाक उड़ाते हैं कि अम्मी आप पहले बचपन में क्या एक्टिविटी देती थी, आज बेटा मैंने 5 किलो मटर मंगा लिए हैं, आओ बैठ के छीलें। ये क्या एक्टिविटी है अम्मी, लेकिन उस जमाने में यही आपको बिठा के, और उस वक्त की जो कही भी बातें हैं वो फिर आपको याद रहती हैं। लेकिन बच्चा इसमें आप समझती हैं कि सोशल मीडिया ऑल्सो प्लेज अ पार्ट, बिकॉज वी आर बोथ इन मीडिया। हमें अक्सर कंपैरिजन देखते हैं कि जी 3 महीने पहले कोई एक एक्टर थी, उसको लोग कहते हैं तो बड़ी प्लम है, थोड़ी मोटी है, इसको वेट लूज करना चाहिए, और वो यकायक 2 महीने के बाद अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीरें डालती है कि जी पहले मैं ये थी और 2 महीने बाद देखें मैंने कर लिया, मैंने कर दिखाया। That also plays a havoc. I honestly don't blame the actors at all, because I know मैं भी कंटेम्प्रेरीज में ही आती हूँ, तो मुझे पता है कि कितना एक्सटर्नल प्रेशर होता है। वो आप सिर्फ उस बेचारी एक्टर या एक्टर को देख के कह रहे होते हैं कि यार इसमें तो कितनी एहसासें कम थी, नहीं, उसको कॉन्स्टेंटली रिव्यूज आ रहे होते हैं। इट कुड बी फ्रॉम द कास्टिंग डायरेक्टर, इट कुड बी फ्रॉम द PR एजेंसी, तुम्हारे बाल अच्छी नहीं है यार, तुम ये करा लो, तुम बोटॉक्स करा लो, तुम लिप फिलर्स करा लो। लाइक अब बताओ, सबको वो इंस्टाग्राम फेस चाहिए। वो पहले जमाने में होता था ना, में भी वही चाहिए। लाइक सर के हम लोग वे टॉकिंग अबाउट हाउ थिंग्स हैव इवॉल्व्ड, तो एक एक एक्टर का ना बड़ा डिस्टिंक्ट लुक होता था। अब जितनी भी एक्ट्रेसेस आप उठा लें, सब they all look alike. And I'm not going to name any names, but मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने कहा ऐसा क्यों है, and simple as that, he was like this is what the channel wants. आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिकॉज अभी हाल ही में मैं सोशल मीडिया पे ही फरियाल का एक इंटरव्यू देख रही थी, एंड शी स्पोक अबाउट हर ट्रांसफॉर्मेशन। खैर उन्होंने तो मेहनत के साथ काफ़ी टाइम लेके शी रिड्यूस्ड हर वेट इन अ ईयर, बट शी सेड कि मैं बाहर से बाकायदा एक्टिंग पढ़ के आई, और मैंने पहला ड्रामा जब किया तो उनका थोड़ा सा उस वक्त वेट ज़्यादा था, एंड जिस तरह होता है कि कहानी को ऑनलाइन इंगेजमेंट करते हैं बतूल, सो दे हैड वन पिक्चर और उनके कैरेक्टर का नाम लिख के, जो भी उसका नाम था, कि फ़रा को अब क्या करना चाहिए। तो कहती है मेरे लिए सबसे तकलीफदेह बात थी कि नीचे कोई 100 कमेंट्स आए थे कि फ़रा को पहले तो वेट रिड्यूस करना चाहिए। तो यानी ये समझ नहीं आ बतूल, हाउ इज दिस, यू नो, व्हाट इज इट डूइंग टू आवर साइकी, हमारी नफ्सियात पे क्या असर पड़ रहा है इसका? You're just talking about how it affects people in media, but as a psychologist अगर मैं बात करूँ, this is a problem with everyone that I see. Practice में भी हर बंदा इस problem के साथ आ रहा होता है that weight बहुत ज़्यादा हो रहा है, there's a lot of pressure from the society and we need to reduce weight. Girls especially, गर्ल्स के साथ शादी के प्रॉब्लम्स अलग हो रहे होते हैं, they want to reduce weight. That's a very big factor. जब ये वाले प्रॉब्लम्स आते हैं तो फिर it's not easy to lose weight. और बल्कि हम जो बात जहाँ से शुरू की थी कि ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन की पिक्चर्स को लोग आइडियलाइज करते हैं। हम आप देखें, जिस शख्स ने भी अगर 1 महीने में गोरा होके दिखाया है, पतला होके दिखाया है, या अमीर होके दिखाया है, हमने उसको हमेशा सेलिब्रेट किया है एज अ सक्सेस स्टोरी। हमने कभी नहीं ये सोचा कि क्या ये हेल्दी या एथिकल प्रैक्टिसेस से ये चीज़ पाई गई है, या इसके पीछे कोई शॉर्टकट था। इस पर मजीद भी बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं शॉर्टकट की। बड़े इंटरेस्टिंग आप लोगों के कमेंट्स मेरे ट्विटर पे आ रहे हैं। लोगों ने कहा कि जी हाँ जी, गोरा होना है, पतला होना है, खूबसूरत होना है, अमीर होना है, इन सब चीज़ों के आप देखें शॉर्टकट्स हमें मिल जाते हैं, सक्सेस का शॉर्टकट मिल जाता है। लेकिन जो पाकिस्तान के बड़े बड़े मसाइल हैं, जैसे हम कहें कि जहालत क्यों है भाई, हमें सिविक सेंस क्यों नहीं है, इसका हमें कोई शॉर्टकट नहीं मिल रहा कि कोई जड़ी बूटी कोई चीज़ दे दें आया साहब कि सारे लोग एकदम से सही हो जाएं। उसमें हम जाते हैं तो हम कहते हैं भाई कौम को कौम बनने में 70 साल बहुत कम है, तो सदियों में कौमें बना करती हैं। वहाँ हम सही नहीं हो सकते। वहाँ के लिए कोई शॉर्टकट है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल शॉर्टकट इसलिए नहीं है कि फॉलो वो हो सकता है शॉर्टकट है ना। क्योंकि आप देखें ना, फॉलोअर्स वाला जो चक्कर है। दूसरा, आप हमारे सियासतदानों को भी देख लें, उन्होंने भी बहुत से शॉर्टकट लगाए
और आप उस शॉर्टकट का रिजल्ट देखें, कुछ भी नहीं मिला। हाँ। और उसका जो नुकसान है वो आवाम को हुआ है। इन अदर वर्ड्स आप कह रहे हैं कि शॉर्टकट से जो इक़्तिदार में आते हैं उनका फिर शॉर्ट लिव्ड इक़्तिदार होता है, वो शॉर्ट लिस्ट में आ जाते हैं और शॉर्ट लिस्ट में जब उनका नाम आ जाता है, बच्चे तो गैर सियासी होते हैं। बतूल आपकी तरफ बढ़ते हैं। आप जो कह रही थी ये जो प्रेशर्स हैं, हम लोगों की सक्सेस स्टोरीज जो ओवरनाइट सक्सेस होती है, पहले बड़े बूढ़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि माथा थनकता था उनका, यहाँ कुछ दाल में काला है। अब तो हम कहते हैं, हम तो उसको सेलिब्रेट करते हैं, हम कहते हैं वाह वाह देखो ये 1 महीने के लिए गायब हुआ था लेकिन वापस आया तो क्या शानदार जिंदगी है। क्या कहेंगी आप? बिकॉज ऑफ शॉर्टकट्स हम अनहेल्दी प्रैक्टिसेस की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं। लाइक विद वेट की जैसे बात हो रही थी, अब फास्टिंग की तरफ चले जाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें करने लगते हैं। दे स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन इन अ वे दैट वुड हार्म देम सो मच। एंड जब भी कोई शॉर्टकट हम पिक कर रहे होते हैं, एक चीज़ होती है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हमने कॉस्ट बेनिफिट किया कि अभी मैं जो कॉस्ट पे कर रही हूँ, इफ़ वी जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ बीइंग फैट, अभी मैं कॉस्ट पे कर रही हूँ दैट आई हैव टू लिसन टू पीपल। हर कोई आता है मुझे आके बॉडी शेम करके जाता है, सारी चीज़ें करके जाता है। सो आई एम पेइंग अ लॉट ऑफ कॉस्ट हियर और बेनिफिट मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। सो रादर देन पेइंग दिस कॉस्ट आई वुड पे सम कॉस्ट एंड हार्म माई सेल्फ इन अ वे। वो जो पेन है, वो जिस तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, आप चाहते हैं कि बस वो पेन रुक जाए, कि लोग जो मुझे बार बार आके कोई अगर कहता है, कोई पिंच करता है तो उसकी बात से जो मुझे तकलीफ होती है वो चली जाए। इसके अलावा इफ इट इज गोइंग टू बी हार्मफुल इन द लॉन्ग रन, who cares about the cost that we perceive is not the real cost that we're paying. अच्छा, एक तो होता है शॉर्टकट में, शॉर्टकट लगाने से अपना नुकसान करना, जो हम बात कर रहे हैं उसमें चलें आप काफ़ी हद तक एडल्ट हैं, आपकी ज़ाती ज़िंदगी है, आप जो करना चाहें करें। कई दफ़ा हम जानते बूझते हुए ऐसा शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे इर्द गिर्द के लोगों का नुकसान होता है। यानी जब घर में हम साजिशी चीज़ें समझ लें, या चीटिंग करते हुए जो एक्चुअल हकदार है मेरिट का, या जब आप अपना सोर्स लगा रहे हैं, कॉन्टैक्ट लगा रहे हैं, आपको पता है कि आप किसी का नुकसान कर रहे हैं। बलबशा हमारी अपब्रिंगिंग में, तरबियत में, माइंडसेट में कहाँ कमी है कि हम इससे ओके होते हैं ये करने से? आई थिंक दैट जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, एक तो फैमिली की तरफ से बहुत प्रेशर होता है, एंड इंडस्ट्री में भी आपको कंटिन्यूसली ये बात सुनने को मिलती है कि इट्स ओके, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आप किसके रेफरेंस से आई हैं, वो पहले यही पूछते हैं आपसे, या उनको ऑलरेडी कॉल्स आ जाती हैं। जो बेचारे बच्चे या बच्चियां जो बैठे हुए होते हैं इंटरव्यूज़ में, घंटों घंटों इंतज़ार कर रहे होते हैं, उनका हो तो जाता है इंटरव्यू, मगर ऑलरेडी नाम रिटन होता है कि किसको सेलेक्ट करना है। एंड दिस इज नॉट फॉर आवर इंडस्ट्री ओनली। लाइक आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर आई हैव अ सिस्टर हु इज अ डॉक्टर, वन इज लॉयर, वन इज एन इंजीनियर। तो पूरे कहते हैं ना, एक पूरे माहौल बना हुआ है हमारा, तो हमें हर जगह की फील्ड की खबर मिल रही होती है। तो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट आर मीडिया इंडस्ट्री, हमारी मीडिया इंडस्ट्री काफ़ी बदनाम है, मगर दूसरी इंडस्ट्रीज़ में भी है। प्लस वही सिद्रा, इस जनरेशन पे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। आप समझते हैं कि विद टाइम आप, क्योंकि यू इंटरेक्ट विद यंग पीपल, एवरीबडी हैज़ बिकम मोर सेल्फिश, यानी ये सोचना कि दूसरे पे क्या गुजर रही है, लॉन्ग रन में क्या होगा, वी आर जस्ट नॉट बॉदर्ड, हम आज और अभी में जिंदा हैं। नहीं सिद्धा, देखिए मैं उसको डिफेंड करना चाहूँगी, क्योंकि जब अक्सर यंगस्टर्स आते हैं ना इंडस्ट्री में, तो लोग उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको पता है आपने इंटर्नशिप्स कर लिए, ठीक है, मगर हमेशा बेटा ये फेवर कर लो, बेटा ये कर लो, वो कर लो, यार तुम लोग को क्या इशू है, तुम लोग तो मैरिड नहीं हो, तुम लोग के बच्चे नहीं है। भाई नहीं, आई हैव बीन वर्किंग फॉर अ मंथ और 2, आई नीड टू बी पेड ऑन टाइम। जब आप इस तरह इनसिक्योरिटीज दिलाएंगे बच्चे को, और उसको उसकी, जैसे वी वर टॉकिंग अबाउट वेलफेयर स्टेट्स, वी डोंट लिव इन अ वेलफेयर स्टेट इवन, ठीक है, कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट चेक्स भी मिल रहे हो, तो आप डिपेंडेंट होते हो उसके ऊपर। आप एक एज आते हैं, यू डोंट वांट टू बी लाइक डिपेंडेंट ऑन योर मदर या फादर, आप खुद से अर्न करना चाहते हो, मगर आप क्योंकि एक्सप्लॉइट कर रहे होते हो, तो फिर आपको भी सामने वाले को एक्सप्लॉइट करना पड़ता है। इन अदर वर्ड्स इट्स अ विशियस साइकिल है कि एक दफ़ा जब आपके ऊपर ये गुजरती है, आपके साथ ज्यादती हुई होती है, तो अगली दफ़ा आप कुछ गलत करते हुए अपनी मजलूमियत याद करते हैं कि यार मुझे भी तो विक्टिम बनाया, तो उस वक्त मेरे मैं पावरलेस, आपका दिल सख्त होना शुरू हो जाता है। यंगस्टर्स जो है ना, सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे यंगस्टर्स में जो पढ़ा लिखा जो तबका है, जो कि बनना चाहता है कुछ, उनको थोड़ा सा वो एक बिल्कुल न्यूट्रल उसमें एक किसी ग्राउंड में आते हैं, किसी काम पे, किसी को मतलब आप प्रोफेशन में आते हैं, उनको मिसगाइड भी करते हैं लोग। होते हैं अरे आप लोग, अरे आप करेंगे, आपने संभालना है, आपने इस यार आप इतना सा तो कर लें, आप इसको यूं करके ऐसे कर लें। तो ये जो बच्चों में चीज़ें होती हैं, उनको मिसगाइड करने वाले भी वो सीनियर लोग होते हैं जो बड़े बड़े हाथ दिखा चुके होते हैं, उसके बाद वापस
खड़े होते हैं उसी जगह। अच्छा, जो मिसगाइड जब कर रहे होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ अक्सर लोगों के पास एक सपोर्ट सिस्टम मौजूद है, पेरेंट्स हैं गाइड करने वाले, लेकिन आप वो इख्तिलाफात देखें, जैसे ही बच्चा 20s में जाता है, अरे अब्बा आपको नहीं पता बिजनेस ऐसे होता है, तो वो बना बनाया जिन्होंने 30 साल में वो बिजनेस खड़ा किया होता है, आप शॉर्टकट्स लगा लगा के बेटा जो होता है वो 5 साल में बिठा देता है। बेटा आप बिल्कुल ये बात जो कह रही हैं ये बिल्कुल फैक्ट है। आपने ये देखा होगा कि अक्सर बड़े बिजनेस के 2 तरीके होते हैं उनको आगे बढ़ने के। या तो जनरेशन जो आती है खूब पढ़ लिख के, बाहर से पढ़ लिख के, या तो उस बिजनेस को ऊपर ले जाती है या उस बिजनेस को बिल्कुल बिठा देती है। तो वो जब आप उसमें जो उनको जब आप पेरेंट्स बोल रहे होते हैं तो वो यही वाला जुमला होता है, अरे अब्बू आपको क्या, अरे अब्बू दुनिया कहाँ पहुंच गई है। तो उसी में उन बच्चों से मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि उस तरह की ब्लैक शीप तो हर जगह होती है। वो उनको मिसगाइड कर, अरे तुम्हें क्या पता यार, अब्बा की वजह से तुम्हें नहीं पता, मैंने चलाया इसको, मैंने ये फैक्ट्री चलाई है, मैंने ये बिजनेस चलाया। तो उस बच्चे में कहीं ना कहीं वो जो, क्योंकि हम लोग यूं करके चले थे, बच्चे को अचानक सब कुछ मिला। हाँ, वैसे एक गलती इसमें ये भी होती है कि जो आपकी स्ट्रगल रही है, जिस तरह आपने तिनका करके जो चीज़ बनाई है, आपने बच्चे को शायद साथ नहीं रखा, ना उसको ये एहसास दिलाया। ही वॉज बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून इन हिज माउथ, तो उसको पता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है, लेकिन वापस आके बतूल से ये भी जानेंगे कि देखें कुछ दफ़ा आपका शॉर्टकट काम कर जाता है, लेकिन जब खुदा ना खासा आपका शॉर्टकट गलत पड़ जाए और उसकी वजह से आपको नुकसान हो, तब आप नफ्सियाती तौर पे किस कर्ब से गुजरते हैं, आपके इर्द गिर्द लोग किस कर्ब से गुजरते हैं, उनमें भी ये गिल्ट होता है कि शायद हम इसको रोक लेते, इसको ना करते। और अब ख़ास तौर पे हमारे सामने ऐसे भी वाक़यात आए हैं जब इसी तरह शॉर्टकट के चक्कर में, कामयाबी की सीढ़ियाँ जल्दी चढ़ने के चक्कर में लोगों ने अपनी जान से भी हाथ धोया। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अगर कोई भी शॉर्टकट लाइफ में सही ना काम करे या उसकी वजह से नुकसान हो तो उस नुकसान की तकलीफ़ और उसके कर्ब से तो गुजरना पड़ता है, लेकिन नफ्सियाती तौर पे इसका क्या असर होता है, ना सिर्फ उस तकलीफ़ से गुजरने वाले पे बल्कि उसके अजीज़ व अकारिब, उसके दोस्तों पे भी। आज हमारे सामने कई ऐसे वाक़यात आते हैं जब लोगों ने किसी भी ऐसी ही ख्वाहिश के पीछे, चाहे वो बहुत जल्दी गोरा होना चाहते हैं, दुबला होना चाहते हैं, कोई अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर यह बात भी करनी चाहिए, जो बहुत सारे नौजवान मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो सही तरीके भी हैं उसमें जाने के और शॉर्टकट्स भी हैं। जब आपको एजेंट, मैं कभी कभी यानी आप वो ट्रेलर्स सामने से गुजरें और आपका दिल बैठने लगे ये सोच के कि भाई इसके अंदर लोग भर के ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है। बतूल, इतना यानी एक रिस्क ही है ना जो लोग ले रहे होते हैं जाने से पहले, फिर भी चीज़ें अगर काम ना करें तो किस तकलीफ से इंसान गुजरता है और उसको अपने अंदर प्रोसेस कैसे करता है? The problem is that these days we live in a constant state of emotional disturbances. हम लोग इतना खुश नहीं हैं जितना शायद पहले खुश हो सकते थे। उस वजह से we pick up small things that can bring changes in our mood. कोई भी छोटी सी चीज़ होगी जो मूड बेहतर कर देगी, we would like to go for it. And that thing becomes a habit because it reinforces our mood. And usually these are negative influences. These are negative influences. आप देखें लोग ड्रग्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि एक शॉर्टकट एस्केप चाहिए। शॉर्टकट एस्केप है। वो हमने जब शॉर्टकट लिया वो हमारी आदत बन गई बिकॉज उसने हमें रीइंफोर्स किया। बट इन दैट टाइम व्हाट वी फॉरगेट इज कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे। अ लॉट ऑफ टाइम्स वी गेट मोर इम्पल्सिव, क्योंकि हमें आदत हो गई है चीज़ों की जल्दी तो हम ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं। जैसे तभी कहते हैं कि ये जो ब्यूटी ट्रीटमेंट्स जो हम कहते हैं जो बहुत इन्वेसिव होते हैं वो भी एडिक्शन है। आप एक पे कभी नहीं रुकते, आप टैटू एक पे कभी नहीं रुकते, आप बहुत सारे बनवा लेते हैं। साउथ कोरिया में देखिए, साउथ कोरिया में हर बच्चे ने अब इनफैक्ट उनको एज अ बर्थडे गिफ्ट अब प्लास्टिक सर्जरी की अपॉइंटमेंट्स देते हैं उनके पेरेंट्स। इतना क्रेज बढ़ गया है। सो व्हाट वुड यू से? अच्छा, ये तो है कि चलें एक सर्टेन लेवल ऑफ एडिक्शन हो जाए। कुछ लोगों के बारे में बात करें कि शॉर्टकट के बाद जब नुकसान उठा लिया, अलबशा कि भाई बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए एक सर्जरी के लिए और वो सर्जरी बहुत बुरी हो गई, तो इससे तो बेहतर थे कि अल्लाह ताला की दीवी नाक पे इक्तिफा करते। जो खुद कटवा के बनवाई है वो अच्छी ना बनी तो अब फिर क्या होगा उस इंसान का, और उस वक्त उसको व्हाट डज ही गो थ्रू देन? आई थिंक बतूल वुड एग्री कि सबसे बड़ा तो सेल्फ एस्टीम ब्लो आपको लगता है। आपकी सेल्फ एस्टीम बिल्कुल ना ठप हो जाती है, नीचे हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। कुछ लोग तो घर से बाहर निकलना छोड़ देते हैं या कुछ लोग मेकअप का सहारा ले लेते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो मैं देखती हूँ बेचारे, बिकॉज हर कोई बहुत अच्छे प्लास्टिक सर्जन्स बिकॉज दे चार्ज अ लॉट,
नहीं अफोर्ड कर सकता, तो शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं। केस भी बिगड़ जाता है। समटाइम्स यू हैव गॉन टू अ रियली गुड प्लास्टिक सर्जन बट थिंग्स गो बैड। अच्छा, सेम गोस फॉर प्रोजेक्ट्स बतूल, कि बहुत अच्छा कोई प्रोजेक्ट सोच के किया था, अच्छे पैसे मिल गए, लेकिन वो बजाय शोहरत के बजाय बदनामी बन गया। जैसे आदमी और जिसकी पता चला मुस्कुराहट बहुत अच्छी थी, वो बेचारी मुस्कुराते हुए कतरा रही हैं। तो वो ये जो इस तरह की चीजें होती हैं, ये फैक्ट है कि कुदरती मसल्स हैं आपके बने हुए, उस पर आप इवन लेज़र करते हैं या आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमको उसके बारे में जो बताया जाता है, अरे आप इससे ज़्यादा अच्छा आपका फेस हो जाएगा, आपके ये फीचर हो जाएंगे, आप ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि मर्दों में, चूंकि अब ये मर्दों में रुझान पता नहीं क्यों बढ़ गया। ऐसा आप कहेंगे कि जो मीडिया की, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है, कई प्रोजेक्ट्स एज व्यूअर्स, एज फैंस, एज फॉलोअर्स लोग देखे कहते हैं यार ये मुझे एक्टर इतना पसंद था, ये इतना बेवकूफ़ी का ड्रामा इसने क्यों किया, ये रोल क्यों एक्सेप्ट किया। कभी आप पलट कर देखते हैं कि आप कहते हैं यार उस वक्त पता नहीं मैंने सिद्रा इसको हाँ क्यों कही थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग चाहते हैं हम बस ऑन एयर जाएं, ऑन एयर शॉर्टकट, कैसे भी हों कि हमको आना चाहिए, हम वो कैरेक्टर निभा सकें या ना निभा सकें। जैसे कि कुछ जैसे सीरियस एक्टर्स को मैंने देखा कभी कभी कॉमेडी कर रहे होते हैं, और अगर उन्होंने कॉमेडी की तो फिर वो चौथे एपिसोड से जो परेशान होते हैं कि यार ये मैंने क्या कर दिया, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब वो राइटर वाली, ये देखें नहीं, फिल्में तो है नहीं कि राइटर से कह दिया किसी तरह उसको एक्सीडेंट करा के उसको मार दो, ये तो पूरा सोप है। तो ये जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत से डायरेक्टर्स हमारे इतने अच्छे हैं कि वो मिसकास्ट करते ही नहीं। सही। लेकिन कुछ कहते हैं ना कि चैलेंज, अरे जनाब आप देखिएगा मैं इसमें वो करूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते, और बड़ा जबरदस्त वाकई सोच नहीं होता, वो ऐसा सोच होता है आप सोच गुमान से निकालना चाहते हैं। लेकिन बतूल, कमिंग बैक टू यू नो, क्या आप कहेंगे कि एक सर्टन टाइप ऑफ पर्सनालिटीज़ ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं टूवर्ड्स शॉर्टकट्स? यानी वो कौन लोग होते हैं जिनको आप देखें, हर बच्चा तो शॉर्टकट नहीं करता ना, आप उसको काम दे के जाएँ वो अच्छे से कर भी लेगा। एक बच्चा होगा जो शरारती होगा, वो चीटिंग करेगा, बस उसने काम ख़त्म करना है। कौन सी वो पर्सनालिटीज़ होती हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं? People who usually face a lot of struggle in life, या जिन्होंने अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए बहुत ज़्यादा देखा होता है, their self esteem is usually low in the sense that they want to improve more and more, but उस improvement के चक्कर में वो they don't realize कि वो उन्होंने गलत route pick कर लिया है improvement का। A lot of times it can work। क्या आप कहती हैं कि इसमें एक जो एथिकल डिबेट आती है बतूल, कि ये मोरालिटी, सही और गलत का फ़र्क, हम तो सारा जिम्मेदारी बेचारे माँ बाप पे डाल देते हैं ना कि उन्होंने नहीं सिखाया होगा, लेकिन कई दफ़ा आप देखें कि बहुत नेक सौले माँ बाप होते हैं और उनके बच्चे ना सुनते हैं, उनकी ना सुनने में आते हैं, ना उन्होंने घर में कभी शॉर्टकट्स देखे हैं, लेकिन फिर भी वो उनको अपनाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे क्या व्हाट इज़ मिसिंग? क्या गलत इन्फ्लुएंस आ जाता है, सोहबत का असर होता है, दोस्त ऐसे होते हैं? इफ़ यू वर टू एक्चुअली गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। सी, जब हम एक छोटा सा शॉर्टकट लेते हैं, लाइक मैं रोड पे जा रही हूँ और हमने रॉन्ग टर्न ले लिया, दिस इज जस्ट अ स्मॉल शॉर्टकट जो हमने नोटिस भी नहीं किया और हमने बस वी जस्ट डिड दैट, बट व्हाट हैपेंस इज दैट बिकम्स द बेस एंड देन इट स्प्रेड्स टू ऑल एरियाज ऑफ आवर लाइव्स। वो हमें तो लगता है कि हम सिर्फ एक एरिया में कर रहे हैं एंड वी आर नॉट गोना डू इट विद अदर थिंग्स, वी आर नॉट गोना टीच आवर किड्स, हम कुछ भी नहीं करेंगे, बट बच्चे तो ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व हो रही हैं। आई वोंट जस्ट टॉक अबाउट पेरेंट्स, दे आर नॉट टू बी ब्लेम, दोस्तों में भी देख रहे हैं, अपनी सोसाइटी में भी देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। सो वो सारे इन्फ्लुएंसेस, कभी कभार तो आप ये भी देख रहे हैं कि भाई आगे की 3 गाड़ियां निकल गई, मुझे कांस्टेबल ने क्यों रोक लिया? भाई सभी ने शॉर्टकट लगाया। हमारे बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ, गाड़ी मुझसे हुई मिस्टेक, मैंने कहा अरे यार बेटा यहाँ से, तो मेरा नवासा उसने पप्पा सिग्नल, कितना एम्बैरेसिंग होता है ना जब कोई छोटा बच्चा। नहीं सॉरी, अब हम जो है जो वैसे सॉरी नहीं कहते, सॉरी मेरा बेटा इंशाल्लाह, नहीं बेटा दोबारा कभी नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। अब आप इस पे मैं एक और बात करूंगा, क्राइम पे भी बात। आप देखें कि गन पॉइंट पे या जिस टाइप की भी चीजें होती हैं, जॉब नहीं है लोगों के पास, वो इतना सा क्राइम एक करते हैं, वो एक शॉर्टकट मारते हैं कि यूं करूंगा तो मुझे एक मोबाइल मिल जाएगा, यूं करूँ तो मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। आप देखें उनका कॉन्फिडेंस आते ही है कि जब हम एक शॉर्टकट मारें, हाँ वो अब ये क्राइम पे ले जाए या हम उस काम पे जो भी आप तरक्की करते ही देखिए वो होते वो जब उसने 3 अगर क्राइम कर ली और वो उसमें कामयाब हो गया तो वो मुजरिम बन गया। तो ये शॉर्टकट की भी अगर हम क्राइम की तरफ लें और नॉर्मली भी अगर हम बिजनेस ले लें, घर को ले लें, उन माहौल को ले लें, माँ बाप से झूठ बोलने को ले लें, मतलब हर जगह पे हम किसी भी चीज़ की इब्तिदा करें और अगर हम पहली बार सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो छोटे से बढ़ते बढ़ते हम फिर एक उसके इतने आदी हो जाते हैं
कि हम हर दफ़ा बड़े बड़े रिस्क लेते हैं। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। अक्सर मैं यहाँ पे अक्सर मुझे जो बेहतरीन कोट लगता है वो मोहम्मद अली द बॉक्सर का लगता है। उन्होंने कहा चैंपियंस आर नॉट मेड इन दैट डे, जब उनकी टूर्नामेंट होती है उसके लिए एक बहुत लंबी जर्नी होती है, आपको खून पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। एंड दैट इज़ वाई जब हम कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स या कोई भी इस तरह की चीज़ आपको ये बड़ी अच्छे लाइफ लेसन्स देती है। आप देखिए एवरीथिंग विच इज़ अ शॉर्टकट आज कह रहे हैं कि बुरी है, पर बच्चा फ्रॉम अ माइक्रोवेव जी उसमें खाना जल्दी गर्म किया है वो भी आपके लिए नेसेसरी है। यू रिमेंबर मैं एक दफ़ा आपके शो पे आई थी, मैंने कहा था कि इट्स वेरी इजी टू बिकम सक्सेसफुल नाउअडेज, बट उसके पीछे क्या रीज़न है? हम सिर्फ सक्सेस को देखते हैं, हम इम्प्रेस हो जाते हैं कि ओ यार इस बंदे ने ये किया था, इतना सक्सेसफुल हो गया, उसने ये कर दिया था। वी डोंट लुक बिहाइंड द जर्नी, वी डोंट लुक बिहाइंड द कॉज, वी आर लाइक वो अगर यहाँ पे तो मुझे भी यहाँ पे पहुँचना है। एंड एट द सेम टाइम बलबशा थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दैट। बतूल, अयासा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। इसी बात से अगर मैं वाइंड अप की तरफ बढ़ूँ कि सक्सेस को भी मेरे ख्याल में रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। आज जितने शॉर्टकट्स की हम बात कर रहे थे, आपको ये देख के हैरानगी नहीं हुई कि हम बड़ी सुपरफिशियल वाली शॉर्टकट्स की बात कर रहे हैं, यानी कोई गोरा हो जाए, पतला हो जाए, अमीर हो जाए, ये वो सब चीज़ें हैं जो हम यकायक चाहते हैं। हम कभी अपने माशरे में लोगों को नहीं देखते कि मैं जी फ़लानी फील्ड का एक्सपर्ट बन जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे कोई शॉर्टकट्स नहीं हो सकते। वहाँ पे आपको वाकई पढ़ाई करनी पड़ेगी, तहकीक करनी पड़ेगी, टाइम उसमें सर्व करना पड़ेगा। फ्लूक लग सकते हैं, रॉ टैलेंट हो सकता है, कोई एक आपने टूर्नामेंट बड़ा अच्छा खेल लिया तो हम कहते हैं कि जी ये बैट्समैन बड़ा अच्छा है, लेकिन टू सस्टेन योर रैंकिंग एंड योर पोजीशन इट इज़ शेयर हार्ड वर्क, जिसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इसी के साथ आज का प्रोग्राम अपने ख़िताम को पहुँचता है। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, बट डू टेल मी, मुझे ट्विटर पे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है शॉर्टकट्स किसी एरिया में काम भी करते हैं और एथिकली इनकी क्या वैल्यू है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।